हेलो एवरीवन, आई एम प्रेरणा। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड स्टेइंग हेल्दी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको फोर्थ ईयर मतलब फाइनल ईयर में काय चिकित्सा को किस तरीके से पढ़ना होगा ताकि आप एक अच्छा स्कोर सेट कर सकें अपने एग्जामिनेशन में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, काय चिकित्सा के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। और नए एनसीआईएसएम के अकॉर्डिंग कुछ लोगों ने मुझे इन्फॉर्म किया है कि 3 पेपर होते हैं, बट हमारे टाइम पे 2 पेपर होते थे और एक पंचकर्म का पेपर होता था अलग से। तो अगर थोड़ा बहुत चेंजेस आपके सिलेबस में हो तो आप उसको अपने अकॉर्डिंगली सेट कर लीजिएगा। तो हमारे टाइम पे 2 पेपर होते थे, पेपर 1 पेपर 2, और दोनों ही 100 मार्क्स के होते थे और 50 मार्क्स आपका पासिंग मार्क्स होता है। अब मैं बुक्स की बात कर लेती हूँ कि मैंने किन बुक्स से अपने प्रॉफ की प्रिपरेशन की थी। तो मैंने आयुर्वेद पोर्शन के लिए मैंने अजय कुमार शर्मा की काय चिकित्सा की बुक प्रेफर की थी। मैंने इन्हीं बुक से अपनी पूरी प्रिपरेशन की थी प्रॉफ की। और मॉडर्न के लिए मैंने पीजे मेहता की जो प्रैक्टिकल मेडिसिन है, इससे मैंने हेल्प ली थी अपने मॉडर्न के टॉपिक्स को कवर करने के लिए। ऑल्दो ये आपकी ना प्रैक्टिस में भी बहुत काम आता है, जब आप इंटर्नशिप ज्वाइन करते हैं मॉडर्न की एलोपैथी की, तब भी ये बहुत काम आता है। तो मैंने इसी वजह से इस बुक को परचेज किया था। इससे कई सारे टॉपिक भी अपने मॉडर्न के कवर किए थे। बाकी आप चाहो तो इसके पीछे भी कई सारे मॉडर्न्स के टॉपिक दिए हुए हैं, मैंने वहाँ से भी कई सारे टॉपिक कवर किए थे। बाकी स्टैंडर्ड बुक डेविडसन हमारे में बताई जाती है कि आप उसको भी पढ़ सकते हैं अच्छे से। बट मुझे ऐसा लगता है एग्जाम टाइम पे आपको थोड़ा शॉर्ट में चलना चाहिए, शॉर्ट में टॉपिक को कवर करना चाहिए ताकि आप प्रेजेंटेबल ज़्यादा हो। और जो टॉपिक मुझे कहीं समझ में नहीं आते थे या मुझे टॉपिक लेंदी लगता था, उसके लिए मैं यूट्यूब को चूज़ करती थी ताकि मैं वीडियो अच्छे से समझ सकूँ और उसके शॉर्ट नोट्स बना सकूँ और उस टॉपिक को कवर कर सकूँ। तो जब मैं अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए स्टार्ट करने वाली थी, तो मुझे मेरे दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैं इतने सारे टॉपिक्स को कैसे कवर करूँ। काय चिकित्सा के 4 वॉल्यूम है, उनको कैसे कवर करूँगी, कैसे आदर्श चिकित्सा पत्र इतने सारों के याद करूँगी, इतने सारे डिसीजेस के कैसे डिफरेंट टाइप्स मैं लर्न करूँगी, कैसे चिकित्सा सिद्धांत को लर्न करूँगी। तो मतलब इतने सारे डाउट मेरे मन में चल रहे थे कि मैं जब भी काय चिकित्सा को स्टार्ट करने की कोशिश करती थी तो मेरे मन में डाउट आ जाता था कि मैं इतने सारे टॉपिक को कैसे कवर करूँगी। तो मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि मैं इसको इतने कंसाइज फॉर्म में पढ़ूंगी ताकि मैं इन सारी चीज़ों को मेमोराइज कर सकूं और अपने एग्जाम में प्रेजेंट कर सकूं। तो चलिए अच्छे से इन सारी चीज़ों को हम देख लें। पॉइंट इज कि अपने नोट्स को थोड़े कंसाइज फॉर्म में बनाओ। ये बात मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ। एक और इम्पॉर्टेंट बात, मैं क्या करती थी ना, हमेशा जब भी अपने नोट्स बनाती थी थोड़े कंपैरिजन फॉर्म में बनाती थी। ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है जब आपके पास बहुत सारे टॉपिक्स हो लर्न करने के लिए, तो आप उन चीज़ों को ऐसे याद करो कि आप कंफ्यूज ना हो, सबसे बड़ी बात। ठीक है, तो मैं उसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू दिखा रही हूँ मैंने किस तरीके से नोट्स बनाए हुए थे। सपोज दैट मीजल्स, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स, ये तीनों मिलते जुलते वर्ड्स हैं, ठीक है, जिनमें कंफ्यूजन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और इनका जो चिकित्सा सिद्धांत है वो तीनों का सेम ही होता है। और एग्जाम में एक बात याद रखना कि जब आप शॉर्ट टाइम में प्रिपरेशन कर रहे हो तब स्ट्रैटेजी बना के बनाओ। तो मैंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी कि जो निदान है, चिकित्सा है, जो कॉमन निदान है और जो कॉमन चिकित्सा सूत्र है, उनको मैं अलग से लिख लेती थी ताकि अगर मुझे कुछ भी एग्जाम में याद नहीं आ रहा उस टाइम पे, तो जो कॉमन चीजें हैं जो हर किसी के साथ जा सकती हैं वो मैं वहां पर लिख सकूं। तो जैसे मीजल्स, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स, मैंने इन तीनों के नोट्स बिल्कुल एक पेज पे बनाए हुए थे। वो भी मैंने इसलिए ऐसा बनाया हुआ था कि जो टाइप्स वगैरह हैं वो मुझे एक ही बार में सारी चीजें दिख सके ताकि मैं कंफ्यूज नहीं हूँ। और तीनों के मैंने चिकित्सा सिद्धांत भी एक ही जगह पे लिखा, क्योंकि अगर तीनों में से कोई एक ना एक तो आएगा ही आएगा। और बहुत रेयर होता है कि कभी कभी तीनों उठा के आपको दे दिया, अगर तीनों उठा के भी दे दिया तो भी चिकित्सा सिद्धांत यही है। और अगर डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी आ गया तीनों डिसीज को, तब भी आप इसको पॉइंट वाइज डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। और आपको ना ड्रग याद करने में भी बहुत इजी होता है, औषधि याद करने में बहुत इजी पड़ जाता है। मैं क्या करती हूँ, किसी भी टॉपिक का बिल्कुल देखो, अगर आप देख पा रहे होगे मेरे नोट्स को, तो मैंने स्मॉल पॉक्स, मेजल्स और चिकन पॉक्स तीनों के ही जो मेडिसिन हैं, जो ड्रग्स हैं, वो नीचे लिख लिए हैं। और जो चिकन पॉक्स हैं वो सेम जो हमारे स्मॉल पॉक्स होते हैं वही मेडिकेशंस यूज कर सकते हैं, तो वो मैंने सेम एज मसूरी का लिख दिया है। तो नींबू चूर्ण है, खाद्य रस्ट कौथ है, पंचतिक्त घृत है, तो आप उसको सेम चिकन पॉक्स में यूज कर सकते हैं। इससे क्या फायदा होता है ना, आपके दिमाग में कंफ्यूजन बहुत कम होता है। और एग्जाम में ना आपकी कितनी अश्योरिटी है किसी क्वेश्चन को लेके, आपने कितना स्ट्रॉन्ग कंटेंट डाला है, आपने कितना सही कंटेंट डाला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जरूरी ये नहीं है कि आपने इतनी सारी चीजें पढ़ी, इतनी सारी चीजें याद करी और आपने एग्जाम में लिखी, बट उसको सही तरीके से प्रेजेंट नहीं किया तो एग्जामिनर के ऊपर आपके अच्छा इम्पैक्ट नहीं है। जरूरी ये है कि आपने जितना भी पढ़ा उतना स्ट्रॉन्ग पढ़ा और जो भी लिखा वो एग्जामिनर को एक इम्पैक्टफुल कॉपी दे रहा है, सही चीजें दिख रही है उसको आपकी कॉपी में, आपको एग्जामिनर को आपकी कॉपी में कुछ कंफ्यूजन सा नहीं दिख रहा है, वो आपको बहुत अच्छे नंबर देकर जाएगा।
तो कोशिश ये करो कि अपने ब्रेन में कंफ्यूजन मत क्रिएट होने दो। और कंफ्यूजन होता है क्योंकि जब आपको इतने सारे टॉपिक्स याद करने होते हैं ना, तो कंफ्यूजन होना जायज़ है। उसका सबसे अच्छा तरीका है कि चीज़ों को इस तरीके से पढ़ो, इस तरीके से नोट्स बनाओ, और जो कुछ स्पेशल चीजें हैं जैसे कौन सी औषधि है जो एक पर्टिकुलर डिसीज के लिए ही यूज होती है, ये भी याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये थोड़ी चीज ऐसी होती है जो आपको डिफ्रेंशिएट करती है आपकी कॉपी को दूसरों की कॉपी से। तो उसके लिए मैंने एक भी ट्रिक अपनाई थी। मैंने क्या किया था कि जो मेरी नोटबुक है जिसकी हालत बहुत खराब हो रखी है, उसके फ्रंट पेज पे मैंने कुछ ड्रग्स के नाम लिखे थे, और ऐसे मैंने और भी नोट्स बनाए हुए थे। जैसे कि नवायस लॉ है, वो किसमें मेनली यूज करते हैं, हम पांडु के लिए यूज करते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको अलग से बना रखा था कि एनीमिया में अगर एनीमिया आता है तो मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि उसमें नवायश लॉ तो जाना ही जाना है, ठीक है। विडंग आदि लॉ है, कमी के लिए हम यूज करते हैं। पुनर्वा मंडूरा एनीमिया प्लस स्वेलिंग के लिए हम यूज करते हैं। सेम दाक्षारिष्ट कहाँ यूज करते हैं, एक है आरोग्यवर्धनी वटी जो कि कुष्ठ विशेष रोग में हम प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से आपको कुछ औषधियाँ अच्छे से कर लेनी है जो आपको परफेक्टली पता होना चाहिए कि हाँ ये जो ड्रग है ये इस डिसीज में पर्टिकुलरली यूज होता है। सेम गुग्गुल में, गुग्गुल स्पेशली आमवात, रक्तवात, ठीक है, वात रक्त जो होता है उसमें तीनों में ही अलग अलग गुग्गुल यूज करते हैं हम। तो उन गुग्गुल के नाम आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए क्योंकि वो आपकी कॉपी को थोड़ा सा दूसरों की कॉपियों से अलग करेगा। तो मैंने आमवात, संधिवात और वातरक तीनों को डिफ्रेंशिएट करके इस तरीके से बनाया हुआ था। और जो गुग्गुल है उसको स्पेशली लिखा सिंघात गुग्गुल, त्रयोदशांग गुग्गुल और अमृतादि गुग्गुल। तो इन तीनों के नाम आपको याद होने चाहिए। आदर्श चिकित्सा पत्र के लिए भी मैंने एक ट्रिक अपनाई थी कि जितनी भी मेडिकेशंस आप डिसीज पढ़ोगे उसके बाद ना शमन औषधियां लिखी होंगी। उन औषधियों से जो आपको सबसे ज्यादा कॉमन समझ में आ रही हैं, जिनके नाम आप इजीली पढ़ ले रहे हो, जिनको आप मेमोराइज करने में आपको आसानी हो रही है, जिनको आप कनेक्ट कर पा रहे हो उस डिसीज के साथ, उनको याद करो। उसके बाद उसका आदर्श चिकित्सा पत्र किस तरीके से, बेसिकली आदर्श चिकित्सा पत्र क्या होता है कि आप किसी पेशेंट को मेडिकेशन किस तरीके से प्रिस्क्राइब कर रहे हो, उसको मॉर्निंग में क्या देना है, इवनिंग में क्या देना है, अनुपान क्या देना है, मतलब किसके साथ औषधि देनी है। तो शहद के साथ देते हैं, उष्ण जल के साथ देते हैं। तो मैं हमेशा कोशिश करती थी कि जो शहद के साथ देनी है उसको मेमोराइज कर लो, बाकी सबको उष्ण जलपान के साथ देना है अगर आदर्श चिकित्सा पत्र में लिखने को आए। ये सारी चीजें मैं कॉमन बता रही हूँ आपके एग्जाम कॉपी के लिए, ठीक है। प्रैक्टिस के पर्पज से आपको अच्छे से ही प्रिपरेशन करनी होती है। एग्जाम क्या होता है ना, आपकी सिलेक्टिव डिसीज पूछी जाती है तो आप उनके साथ ये सारी चीजें कर सकते हो। कुछ और चीजें भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी, जैसे कि पेपर 2 पार्ट ए में प्राणनाशोथस की व्याधियां हैं, काश, श्वास, हिक्का, राजस्मा, उल्सर, प्लोरेसी, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकिएक्टाइटिस, एम्फाइसेमा एंड सीओपीडीज। तो देखो जो मॉडर्न के टॉपिक्स हैं मैं उसमें आप लोगों को बोलूँगी जो स्पेशली हमारे सिलेबस में मॉडर्न में दिए हुए हैं ना, उन पे फोकस ज़्यादा करना है। कंपैरेटिवली कास्ट को आप मॉडर्न में पढ़ो या श्वास को आप मॉडर्न में पढ़ो, हिक्का को आप मॉडर्न को पढ़ो, है ना। आपको अगर फोकस करना है ना तो जो यहाँ पर ब्रोंकिएक्टाइटिस है, एम्फाइसेमा है, सीओपीडी, इन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, उसके बाद में फिर से बताना चाहूँगी, जैसे कास्ट रोग, श्वास और हिक्का, मैंने तीनों के नोट्स बिल्कुल आसपास बनाए ताकि जो इनके टाइप्स है वो मुझे अच्छे से मेमोराइज हो सके, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं कि आपको कास्ट, श्वास और हिक्का के टाइप्स का वर्णन करिए, ठीक है, उनके टाइप्स आपको बताने होते हैं। नेक्स्ट मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ जो कि है अनवशोथस की व्याधियाँ। तो अनवशोथस की व्याधियाँ आप देखोगे तो 16 डिसीज के नेम दिए हुए। जब मैंने देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सी लग रही थी कि मैं इन 16 डिसीज को कैसे कवर करूँगी। अगेन मैंने उससे एक स्ट्रैटेजी बनाई और एक पेज में लिखना स्टार्ट किया। यहाँ पर अग्निमंद है, अजीर्ण है, अरुचि है, ठीक है, अनाह है, अटोप है और अध्यमान है। उसके बाद मैंने कॉमन निदान निकाले सबका आहारज, विहारज और मानसिक निदान को मैंने लिखा। लक्षण सबके कॉमन निकाले जो कॉमन है। अगेन मैं इस बात को फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, ये सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दे रही हूँ। एग्जाम में कुछ पर्टिकुलर डिसीज ही आपसे पूछेगा, सारा नहीं पूछेगा, बट अगर प्रैक्टिस की बात करोगे तो फिर आपका इतने से काम नहीं चलने वाला, इसलिए सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलिए। और इन स्ट्रैटेजी और ट्रिक्स से आप बहुत अच्छा स्कोर भी कर सकते हो, ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। तो आपने इन सारे को क्या करना है कि कुछ इस तरीके से मैंने उनके निदान निकाल दिए, और यही निदान जो 16 डिसीज हैं उनमें मैं आराम से लिख सकती हूँ। लक्षण भी यही सारे लक्षण मुझे हर में लिखने हैं, और कुछ बेसिक सेंस भी होता है, हमारा कॉमन सेंस होता है। अरुचि और अजीर्ण है तो दोनों को आप खुद भी डिफ्रेंशिएट करके कर सकते हैं। उसके बाद सेम मैंने नेक्स्ट पेज पे भी एक किया, अल्सर, विलंबिका और विसूचिका। ये थोड़े से एडवांस टॉपिक हैं अदर देन जो पहले मैंने आपको डिस्कस किए, तो इनको मैंने स्पेशली इनके अलग से नोट्स बनाए ताकि
अगर ये क्वेश्चन आए तो मैं इनके श्लोक्स भी लिख सकूं, क्योंकि ये थोड़े से एडवांटेज वाले टॉपिक हैं या थोड़े से डिफरेंट टॉपिक हैं, और इनकी चिकित्सा सिद्धांत भी मैंने अलग से लिखा है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है मैं जितना एक वीडियो में बता सकती हूँ उतना मैं बता दिया है मैंने, वरना वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा और कोई देखना पसंद नहीं करेगा। एक इम्पॉर्टेंट बात और मैं मॉडर्न के लिए बोलूँगी कि सारे मॉडर्न के टॉपिक्स के पीछे नहीं भागना एग्जाम टाइम पे, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पहले से भी पता होती हैं। जैसे एनीमिया है, ठीक है, पांडु रोग होता है, उसका अगर आपको मॉडर्न में थोड़ा बहुत लिखना भी है तो आपको भी पता है कि आरबीसी के काउंट कम हो जाते हैं तो एनीमिया होता है पेशेंट को। एनीमिया कई टाइप के होते हैं, जेनेटिक भी हम देख सकते हैं, ठीक है, सिकल सेल ऑफ एनीमिया है, थैलेसीमिया है, तो आप आयरन डेफिशिएंसी भी हो सकता है, फॉलिक एसिड भी डेफिशिएंसी से भी हो सकता है। तो आप खुद भी लिख सकते हो, कॉज भी लिख सकते हो, मैनेजमेंट भी लिख सकते हो उसका। तो आप ना मतलब मॉडर्न का ये मत सोचो हर टॉपिक का मॉडर्न करना है। जो टॉपिक स्पेशली हमारे सिलेबस में दे रखे हैं मॉडर्न के, या जो आज की डेट में मॉडर्न और आयुर्वेद के वर्सेस भी चलते हैं, जैसे हाइपरटेंशन और डायबिटीज हो गया कि आयुर्वेद में क्या इलाज है और मॉडर्न में क्या इलाज है, तो उसके टॉपिक्स पे ज़्यादा हाईलाइट करना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, बाय बाय।